सभ्यता का समय 1500 बीसी से 600 बीसी माना गया। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं वो कैसे कौन सी सभ्यता होती है? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता के संस्थापक निर्माता कौन थे? आर्य। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में या भारतीय क्षेत्र में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक या निर्माता आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है? आर्य। मैक्स मुलर ने 1854 में बताया कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। मतलब आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस रूप में? भाषाई रूप में। मतलब जो लोग भाषा के रूप में श्रेष्ठ या कुलीन थे उन्हें आर्य कहा गया। उन्होंने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसे वैदिक सभ्यता कहा गया। तो इसकी जानकारी आर्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में, आर्य शब्द की व्याख्या सबसे पहले किसने की? मैक्स मुलर ने कब की? 1854 में। आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस रूप में? भाषा के रूप में। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर वैदिक सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है? वेदों से प्राप्त होती है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब जो हिंदू संस्कृति में 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनसे जानकारी, जिस सभ्यता की जानकारी मिलती है उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब आर्यों का आगमन, मतलब वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य कहां से आए थे? भारत से तो थे, वो कहीं और से आए थे। तो ये विवाद का विषय है, लेकिन मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया से आए थे, ईरान, इराक वाले क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तक ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। लेकिन सहमति किस पे बनी है? सहमति किस पे है? सभी लोग मानते हैं, मतलब कि सभी लोग सर्वसम्मति से मानते हैं कि मैक्स मुलर द्वारा बताए गए मध्य एशिया वाले बात को सही मानते हैं। मतलब अपन क्या मान के चलेंगे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसकी जानकारी किसने दी है? मैक्स मुलर ने। लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आर्यों के आगमन की बात किसने कही है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत से आर्यों के आगमन की बात किसने कही है? दयानंद सरस्वती ने। आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत में दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की वकालत आधुनिक काल में, ब्रिटिश भारत काल में, गुलामी काल में किसने कही थी? दयानंद सरस्वती ने। इसलिए इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार आप देख लीजिए कि वैदिक सभ्यता जिसका समय 1500 बीसी से 600 बीसी माना जाता है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आपको याद रखना है कौन थे? आर्य। आर्य संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मैक्स मुलर ने 1854। इसके बाद अपन वैदिक सभ्यता की जानकारी अपन का मिलती है, वेदों से प्राप्त होती है। वेद कितने हैं? 4। और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये बात आपको याद रखनी है जी परीक्षा के हिसाब से, और आपको भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति समझने के लिए ये बात याद रखना आपको जरूरी है। तो आर्यों के आगमन जो विवाद का विषय है, लेकिन सहमति किस पे बनी है? मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, इसलिए इस पर सहमति बनी है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जिन उत्तरी ध्रुव की बात कही और दयानंद सरस्वती तिब्बत की बात कही, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अगर वैदिक संस्कृति की बात करें, जो दो मतलब कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक, इसको 2 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। इसकी विशेषताओं के आधार पर इस और वेद के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। ऐसा काल जिसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और बाद का उत्तर वैदिक काल, मतलब जिसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। वेद कितने हैं? 4 में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जिस ऋग्वेद से जानकारी जिस काल की जानकारी मिलती है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, उसे ऋग्वैदिक काल माना गया है। मतलब वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जिसमें ऋग्वेद के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है उसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण वेद है। ऋग्वेद ही भारतीय या हिंदू संस्कृति की आधारशिला, उसके नियम, उसकी अच्छाई के बारे में व्याख्या की बात करते हैं। उसके बाद जो अन्य चीजें हैं, अन्य 3 वेद जैसे अथर्ववेद, सामवेद और कौन सा वेद? यजुर्वेद और पुराण, उपनिषद, इनसे जिस काल की जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल, वह 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। मतलब
वैदिक सभ्यता जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक चलती है, उसको विशेषताओं के आधार पर दो भागों बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अकेले ऋग्वेद से जिस काल की जानकारी मिलती है, जिस समय की जानकारी मिलती है, उसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। यह अच्छा काल माना गया, इसकी विशेषता अच्छी है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके अलावा अन्य जो हिंदू ब्राह्मण ग्रंथ हैं या हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, 3 वेद शामिल है, जिसमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 3 क्या है? वेद। इस वेद को मिला के और इन 3 को मिला के कुल वेद कितने हो गए? 4। इन 4 वेद और इसके बाद पुराण, उपनिषद और भी आरण्यक वगैरह, इन्हीं सबसे जिनकी जानकारी मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में किस वेद की बात की जाती है, तो ऋग्वेद की बात की जाती है। आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक काल से संबंधित कौन सा वेद नहीं है, तो ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल से संबंधित नहीं है, वो किससे संबंधित है? ऋग्वैदिक काल से। बाकी वेद किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपन देखेंगे ऋग्वैदिक काल की विशेषता। इसके बाद अपन को क्या देखना है? ऋग्वैदिक काल की विशेषता। विशेषता देखने के पहले अपन देखें कि वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, तो अब अपन को देखनी है ऋग्वैदिक काल की क्या देखनी? विशेषता। तो अपन पहले ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद, जिससे ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है, उसकी कुछ खास विशेषता है जो आपको ऋग्वेद को समझने में भी महत्वपूर्ण है, और आपके लिए ऋग्वेद का क्या महत्व है वो समझने के लिए भी सबसे जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। और कई बार इससे क्वेश्चन हर परीक्षा में, आप पीएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, एसएससी, मध्य प्रदेश, किसी भी परीक्षा में इससे क्वेश्चन आप कई बार देख सकते हैं, मिलते हैं। इसलिए आपको ध्यान से समझना है कि ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल को समझने से पहले कुछ ऋग्वेद की विशेषता अपन समझ लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे बड़ी विशेषता क्या है ऋग्वेद की? सबसे प्राचीन ग्रंथ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है या प्राचीन वेद है। आपसे पूछा जाए भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब तो संकलन, मतलब कि ऋग्वेद का संकलन करने वाला कौन थे? मतलब ऋग्वेद को रचने वाले, ऋग्वेद को इकट्ठा करने वाले कौन थे? कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास, इनको ऋग्वेद का संकलन करता माना जाता है। ऋग्वेद की संरचना की बात करें, ऋग्वेद कैसा है, तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूत्र हैं या मंत्र हैं। मतलब 10 भागों में विभाजित है, जिसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। ये क्वेश्चन कई बार बना। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। ये बात आप तो याद रखनी। सूक्त मतलब विभिन्न प्रकार के मंत्र, है ना। अब अगर पढ़ने वाला, ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित कौन कहलाता? होत्र। ऐसा व्यक्ति जो ऋग्वेद को पढ़ सकता था उस समय, उसको क्या बोलते थे? होत्र। क्या बोलते थे? होत्र। तो वेद व्यास है कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित वेद व्यास, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं, उसको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? होत्र। उसको पढ़ने वाले पंडित को क्या बोलते थे? होत्र। इसके बाद ऋग्वेद की बात करें तो पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। मतलब जब ऋग्वेद को इकट्ठा किया गया तो उसमें 2 से लेकर 9 तक के मंडल पहले एकत्रित कर लिए गए। सबसे बाद में कौन सा जोड़ा गया? पहला और 10वां। आपको याद रखना, सबसे पहला वाला और सबसे आखिरी वाला बाद में जोड़ा गया। एक प्रकार से आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब ऋग्वेद नामक किताब बनाई गई या ऋग्वेद नामक ग्रंथ बनाया गया तो उसका जो ऊपर का पृष्ठ है और बाद का पृष्ठ है उसको सबसे बाद में जोड़ा गया। तो सबसे बाद में सबसे पहले और सबसे आखिरी का जो पन्ना है या जो मंडल है वो जोड़ा गया। आपको याद रखना। गायत्री मंत्र की जानकारी ऋग्वेद के 3 मंडल से मिलती है आपसे, जिसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम वाला मंत्र, जिसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। उसकी जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? 3 मंडल से। 9वें मंडल से सोम देवता की जानकारी मिलती है। 10वें मंडल से वर्णावस्था, मतलब वर्ण 4 बार गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वर्णावस्था है ऋग्वैदिक काल में, वर्णावस्था आगे चलकर वो जन्मजात हो जाएगी जातिवस्था। मतलब आप जो वर्तमान में जो जातिवस्था देख रहे हैं उसके जो आपको उसका जो आधार है वो कहाँ मिलेगा? वर्णावस्था। वर्णावस्था कर्म के आधार पर व्यवस्थित थी, उसकी जानकारी 10वें मंडल है। मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णावस्था की जानकारी मिलती है, जो काय पे आधारित थी? कर्म पर। मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा उस वर्ण में रहेगा। वर्ण कितने थे? 4। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी करंट अफेयर के रूप में कि यूनेस्को ने साहित्य की धरोहर में ऋग्वेद को शामिल किया। मतलब जो यूनेस्को है, जो पर्यटन में व्यवस्था, पर्यटन के प्रचार में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने साहित्य की वैश्विक धरोहर में ऋग्वेद को शामिल किया। मतलब आपके भारत का सबसे प्राचीन वेद, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ,
सबसे प्राचीन ग्रंथ, उसको विश्व की साहित्यिक धरोहर में शामिल किसने किया है? यूनेस्को ने। आपसे पूछा जाए यूनेस्को की साहित्यिक धरोहर में शामिल होने वाला वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ही ऋग्वेद है, और इसीलिए इसकी हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। इसीलिए आधुनिक काल में जिस संस्कृति में लौटने की बात कही गई या जिस किताब के अनुसार चलने की बात कही गई, उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। तो ये ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की जो परीक्षा की दृष्टि से और ऋग्वेद को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। अब देखेंगे हम ऋग्वेदिक कालीन या ऋग्वेद काल में समाज कैसा था। ऋग्वेद काल में समाज कैसा था, ऋग्वेद काल में लोगों का जीवन कैसा था, वो लोगों को जीवन जीते कैसे थे, उनका दिनचर्या कैसी थी, कैसे किसकी पूजा करते थे, इसके बारे में आइए अपन देखते हैं। तो ऋग्वेद कालीन समाज की बात अपन करेंगे। ऋग्वेद कालीन समाज की बात करेंगे और स्थिति, वो रहते कहाँ थे, इसकी बात अपन करेंगे। काल में भौगोलिक स्थिति या ऋग्वैदिक काल के लोग रहते कहाँ पे थे और उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल जो सिंधु और गंगा के मैदान के मध्य में रहते थे, मतलब भारत के पश्चिम में सिंधु से लेकर भारत के पूर्व की ओर बढ़ने पर सिंधु और गंगा नदी के मैदान के मध्य में जो सभ्यता रहती थी, ऋग्वैदिक काल के लोग यहाँ पे रहते थे। इसे इनके क्षेत्र को क्या बोला था? सप्त सिंधु प्रदेश। मतलब ऋग्वैदिक काल के लोगों का 7 नदियों से घिरा था, इसलिए सप्त सिंधु प्रदेश इसको बोला जाता। 7 नदियों कौन कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब और झेलम। इनके वर्तमान नाम है। अगर अपन प्राचीन नाम देखें तो सिंधु का सिंधी था, सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती सबसे शुरुआत में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, बाद के काल में कौन बन जाएगी? गंगा। वर्तमान में जो गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हिंदू संस्कृति में या भारत में, उससे पहले सरस्वती, ऋग्वैदिक काल में कौन सी थी? सरस्वती। उत्तर वैदिक काल से गंगा बनना शुरू हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ब्यास का प्राचीन नाम था बिपाशा, सतलज का नाम था सदुद्री, रवि का पुरुषणी। रावी नदी के किनारे पे दशहरा का युद्ध हुआ, जिसको भरत कबीले ने जीता, उसी के नाम पर भारत के नाम पे भारत नाम रखा गया। ये बात आपको याद रखनी है। तो दशहरा की युद्ध कहाँ लड़ा गया? रावी नदी के किनारे, जिसको पुरुषणी नदी बोला जाता था। चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अश्विनी। और झेलम का नाम क्या था? प्रशस्ता। ये प्राचीन नाम आपको याद रखना है। सिंधु का सिंधु था, सरस्वती का सरस्वती था, ब्यास का क्या था? बिपाशा, वी से बी है, सतलज सदुद्री, सा से सा है। अब रावी का परसुणी आपको याद रखना है। रावी नदी के किनारे दशहरा युद्ध हुआ, परसुणी नदी के किनारे दशहरा युद्ध हुआ, उसमें भरत कबीला या भारत आर्य लोग विजित हुए, उन्हीं के नाम पर भारत के नाम रखा गया। चिनाब का पुराना नाम अस्कनी था और झेलम का नाम विस्ता। तो इस क्षेत्र में रहने वाली संस्कृति, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ऋग्वैदिक लोग थे जो आर्य थे, और इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, जिसका कौन सा भाग है? ये ऋग्वैदिक काल वाला भाग है। तो ऋग्वैदिक कालों के अगर ऋग्वैदिक काल के लोगों के जीवन की बात करें, ऋग्वैदिक काल के लोगों को जीवन, जो सामाजिक जीवन है, यही हिंदू संस्कृति की मूल संस्कृति है। इसीलिए लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति को पुनः लौटने की बात करेंगे। आधुनिक भारत में जब दयानंद सरस्वती या आर्य समाज जो बात करता है कि आप वेदों की ओर लौटो, तो वेदों को लौटने का मुख्य कारण क्या है? इसकी विशेषता। आइए समझते हैं। तो इसकी विशेषता में उसका सामाजिक जीवन है, लेकिन अगर आर्थिक जीवन देखें तो ये ग्रामीण लोग थे और पशुपालन पर ज्यादा ध्यान देते थे। मतलब ऋग्वैदिक लोग कृषि पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ज्यादा किस पे देते थे? पशुपालन। किस पे? पशुपालन। और ऋग्वैदिक काल लोगों का जो प्रिय पशु था, प्रिय पशु वो कौन था? घोड़ा। प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। और पवित्र पशु कौन था? गाय। ऋग्वैदिक काल के लोगों का पवित्र पशु गाय था, पवित्र नदी सरस्वती थी, और प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। उपयोगी कौन सा था? घोड़ा। इसके अगर देखें तो ये ग्रामीण सभ्यता थी और पशुपालन, कृषि सभ्यता नहीं थी। आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के लोग, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि करेंगे, लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग क्या करते थे? तो वो मुख्य पेशा उनका क्या था? पशुपालन था। इसके बाद अगर समाज की बात करें, अब ये महत्वपूर्ण, समाज की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज, मतलब परिवार का मुखिया कौन होगा? पिता या पुरुष, तो इसे पितृसत्तात्मक। तो ऋग्वैदिक काल से चली आ रही संस्कृति अभी भी वर्तमान में आप देखोगे, कुछ अपवादों को छोड़कर, तो सारे समाज में लोग जो सत्ता होती है वो कौन सी होती है? पितृसत्तात्मक। राजा को देख लो, वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों को देख लो, आप बहुत कम लोगों को सुनोगे किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने अपनी सत्ता अपनी बेटी को दी। हाँ, अपवाद के रूप में कुछ लोग हैं, लेकिन प्राचीन काल से लेकिन अभी तक भारत में जो संस्कृति चली आ रही है या विश्व में जो संस्कृति चली आई, कुछ अपवादों को छोड़कर, उसमें कौन सी संस्कृति? पितृसत्तात्मक। पर परिवार का मुखिया, राज्य का मुखिया, देश का मुखिया कौन होगा? पुरुष। ये बात आपको याद रखनी है। ये ऋग्वैदिक काल से लेकर वर्तमान में चली आ रही है। अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, मतलब महिलाओं की जो
क्या बोल सकते हैं कि आदर्श स्थिति, इससे अच्छी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती, वो किसमें थी, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, जो 1000 बीसी से 600 बीसी के तक, इसी समय में महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू होती है। महिलाओं की स्थिति में और जो जाति प्रथा है उसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल से, महिलाओं की स्थिति में गिरावट और जाति व्यवस्था कब होती है, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऋग्वैदिक काल में सब अच्छा होता है। यहाँ पे महिलाओं का काय का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उनको संपत्ति का भी अधिकार है, बाल विवाह यहाँ पे नहीं होता है और विधवा यहाँ पे होता है। मतलब महिलाओं के लिए, महिला यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, कहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में। महिलाएं संपत्ति के अधिकारी होती थी, कहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में। बाल विवाह यहाँ पर नहीं होता था, ये अच्छी स्थिति मानी जाती। विधवा विवाह होता था, मतलब अगर किसी के पति की अचानक मृत्यु हो गई, अचानक मृत्यु हो गई तो उसका विधवा विवाह किया जाता। मतलब कि महिलाओं की स्थिति, उनको शिक्षा से लेके, मतलब कि वर्तमान में जो महिलाओं के अधिकारों की बात करी जा रही है कि उनको संपत्ति में अधिकार देना चाहिए, उनको शिक्षा में अधिकार देना चाहिए, उनको बाल विवाह को रोकना चाहिए। मतलब कि जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, तो महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को किस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं लोग, ऋग्वैदिक काल में पहुंचाना चाहते हैं। तो महिलाओं का जो स्वर्णिम काल था वो कौन सा था, ऋग्वैदिक काल। और महिलाओं के अधिकार, महिला जिस सपने में देख रही है कि महिला जिस स्थिति में पहुंचना चाहती हैं, तो महिला जिस अधिकार को प्राप्त करना चाहती हैं, वो अधिकार उनको किस समय प्राप्त थे, ऋग्वैदिक काल। मतलब कि सभ्यता की शुरुआती काल में ही कुछ साल तक महिलाओं के लिए अधिकार दिए गए, लेकिन जैसे धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी, जैसे जैसे विश्व में समाज आगे बढ़ा, महिलाओं की स्थिति में कमी करती गई और महिलाओं को एक वस्तु और घर के रूप में घर के अंदर बना दिया, उसको बाहरी जीवन में ज्यादा मौके नहीं दिए गए। इसलिए उसको शिक्षा, संपत्ति, इन सबसे वंचित किया गया, उसका जल्दी विवाह कर दिया गया और विधवा न करके उसको कुरीतियों में शामिल किया गया। तो महिलाओं की जो अच्छी स्थिति वो ऋग्वैदिक काल में थी। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में अपन एक बात करें तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक कालीन समाज ग्रामीण समाज था, ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रत्यात्मक समाज था। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार का, संपत्ति का अधिकार था। ये ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी थी। बाकी अगली उत्तर वैदिक काल की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कृपया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।